हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम बात करेंगे 1 सितंबर 2023 यानी कि फ्राइडे का दिन है। और इसमें आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की। इसमें हमारा एडिटोरियल प्लस आपका जो न्यूज एनालिसिस है वो सारे कुछ इसमें रहने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज जो है इसमें मिलेंगे। चलिए देखिए, इसमें आज की जो हमारी इंडेक्स की बात करें तो इसमें हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जो कि 7.8 जो कि दिखा रहा है कि फास्टेस्ट है 4 महीने की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन जो नागालैंड में पहली बार हुआ है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। असम में एक लॉन्च किया गया है जिसमें चाइल्ड मैरिज को रोका जाए, इस तरह के जो स्कीम्स है इस तरह का लॉन्च किया गया, ड्राइव लॉन्च किया गया, तो उसके बारे में एक जानकारी ले लेंगे। ई बसेस के बारे में कि किस सिटीज में किस तरीके की ई बसेस जो है पॉपुलेशन के आधार पर ई बसेस का एलोकेशन जो किया जाएगा उसके बारे में एक डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे अगला आर्टिकल है इंडिया सी लोएस्ट अगस्त रेनफॉल इन सेंचुरी। देखिए किस तरीके से जो अगस्त की इस बार की जो रेनफॉल है नॉर्दर्न इंडिया में उस तरह वो किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है और वो किस तरीके से जो बाकी सीजन है उसके हिसाब से सबसे कम जो है बरसात हुई है उसके बारे में यहाँ जानकारी ले लेंगे। जया वर्मा जो कि पहली हमारी वुमेन हेड बनी है रेलवे बोर्ड की, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। असम बेस्ड ऑन्सोलॉजिस्ट रवि कन्नन जिन्होंने मेगासेस अवार्ड जो है वो जीता है, उसके बारे में एक डिस्कस कर लेंगे। चंद्रयान प्रोब फाइंड स्पार्स प्लाज्मा ऑन मून, और आपकी यहाँ पे आर्टिकल हो जाती है एक मैपिंग टाइज जिसमें इंडिया और चाइना के बारे में रिलेशन को बता रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें यूसीसी मस्ट प्रोटेक्ट द चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट, इसके बारे में जानकारी अच्छी तरह से लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है इकोनॉमिकल ग्रोथ 7.8 फास्टर इन फोर्थ क्वार्टर। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे जो इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और जो ग्रोस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो इकोनॉमिक की वो कहीं ना कहीं 4 क्वार्टर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पहुंचा है 7.8 में, जो कि पहले क्वार्टर में इस साल की जो फाइनेंशियल ईयर है उससे ज्यादा है 7.8 से। ठीक है 4% 7.8% जो है पहले क्वार्टर से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें जो बहुत सारे इकोनॉमिक्स का कहना है कि यहाँ पे जो मानसून है वो कहीं ना कहीं वीक रहा है, इन्फ्लेशन हाई रहा है और ग्लोबल हेल्थ विंड चला है जिसके वजह से हेडविंड चला है, मतलब ग्लोबल में जो है जो आपका इनबैलेंस है वो थोड़ा सा, जैसे कि आपके रसिया यूक्रेन की वॉर हो गई, जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना हो गया अमेरिका का, तो इस तरह की कुछ जो है टर्मोलॉजी हुई है जिसके वजह से भी फिर भी हमारी ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जीवीए की और जीडीपी की, जीबीए और जीडीपी, देखिए जीबीए जो है वो सेक्टर वाइज निकाला जाता है। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निकाल लो अलग, ठीक है, आप सर्विस सेक्टर का निकाल लो, ठीक है, तो वो सब आपकी क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या फिर प्राइमरी सेक्टर जिसका भी आप निकाल लो वो आपकी जीबीए होती है। और जीडीपी क्या होती है, जीडीपी जो होती है पूरी होल इंडिया की इकोनॉमिकल जो कंडीशन होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो चीज को दिखाता है, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हो चाहे वो आपके प्राइवेट से हो, वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रीजन में होना चाहिए, तो उसको हम लोग जीडीपी कहेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं जीबीए में वो कहीं ना कहीं सेकंड क्वार्टर की बात करें और हाफ ऑफ ईयर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको पेस मिला है जिससे कि स्लाइटली 4.7% की जो फर्स्ट 7 है उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। अगर हम बात करें अलग अलग सेक्टर में भी जो प्रीवियस क्वार्टर है उससे 4.5% की कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग में जीवीए की बात करें तो ग्रोथ देखने को मिला है 3.5% की, ठीक है, जो अप्रैल से जून के बीच में। लेकिन अगर बात की जाए सर्विस सेक्टर की, यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्यादा ही ग्रोथ देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तो इन्होंने ये बताया कि सबसे ज्यादा हमें जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है, सर्विस सेक्टर में, और ऑब्वियसली बात है दिखने को लग भी रहा है। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है क्या बताया जा रहा है, अब फाइनेंशियल और रियल एस्टेट जो कि प्रोफेशनल सर्विस हो गया जीवीए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 12.2% की। इतना देखिए, इतना डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके ये याद रखें तो बहुत है, काफी है। जो इकोनॉमिकल ग्रो है वो 7.8 से बढ़ रहा है, कितनी तेजी से, फोर्थ क्वार्टर में जो है 7.8 की तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम बात करें और किस सेक्टर में, जैसे कि कम्युनिकेशन, इन सब चीजों में, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इन सब में 9.2% की बढ़ोतरी हुई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस वगैरह और जो भी अदर सर्विसेज है या एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जो कंस्ट्रक्टिव है वो कहीं ना कहीं 7.9% की ग्रोथ जो है दिख रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओवरऑल हम ये कहेंगे कि हमारी जो जीडीपी है जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 7 to 8% की ग्रोथ होगी, हमारी कमेटी ने जो एक्सपेक्ट किया था वो कहीं ना कहीं इस ईयर में इस जो क्वार्टर है वो कहीं ना कहीं अचीव करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आधार लिंक
बर्थ रजिस्ट्रेशन इन नागालैंड। क्या बताया जा रहा है, नागालैंड में क्या किया गया, 31 अगस्त को एक पहली स्टेट बनी, जो 8 स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट है, वहां पे पहली स्टेट बनी जिसमें कि आधार लाइन बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे किया जाएगा, आधार लिंक किया जाएगा। अगर मतलब जो बर्थ होंगे, बच्चे जन्म होंगे, तो उनमें आधार जो है लिंक करना जरूरी बन जाता है। ये फैसिलिटीज जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन आधार एनरोलमेंट, जो कि कब तक होगा, 5 ईयर की एज तक जो है इसको एनरोल कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को बताया जा रहा है। जो आधार लिंक बेस्ड लाइन बेस्ड जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि देखिए न्यू बॉर्न जो बेबीज है, जो कि आपकी देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इंसर्जेंसी सबसे ज्यादा होती है। इंसर्जेंसी इन द सेंस कि आपकी जो घुसपैठियां हैं या फिर आपके कह लो कि जो असाइलम सीकर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादातर आते हैं, तो यहाँ पे करवाना ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आधार की पहचान स्टार्टिंग से ही हो जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी जो आपकी रेफ्यूजीज वगैरह है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने रेफ्यूजी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल जो 1951-66 को तो साइन नहीं किया है, तो उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो कितने साल के बच्चों के लिए, 5 साल के बच्चों के लिए, ये ध्यान में रखना है। असम ने रीलॉन्च किया है ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। देखिए क्या बताया जा रहा है, असम की सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे सितंबर में रीलॉन्च करने की बात की है कि जो चाइल्ड मैरिज है उसको किस तरह से रोका जाए। ठीक है, और लास्ट इस तरह की जो ड्राइव है वो फरवरी में स्टार्ट किया गया था, फरवरी में। ठीक है, जिसके वजह से जो स्टेट में आफ्टर 4235 कंप्लेंट को रजिस्टर किया गया था, और जिसमें 3000 लोगों को, जिसमें 93 वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं अरेस्ट हुए थे, किस वजह से, चाइल्ड मैरिज की वजह से। ठीक है, यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन के आधार पे क्या किया गया, दूसरा जो ड्राइव है उसको लॉन्च करने वाली है, यानी कि जिसको हम लोग कहेंगे कि वही आपका जो चाइल्ड मैरिज ड्राइव जो है वो 2 पॉइंट लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से इससे फायदा क्या होगा, जो एज 18 एज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, या फिर हमारे कानून में लॉ में डिसाइड है कि भाई लॉ में डिसाइड है कि 18 एज जो है लीगल एज होती है कि आप किसी लड़की का मैरिज कर सकते हो। अगर 18 एज से कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो लड़की है वो या लड़का है वो मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनमें इतनी एजुकेशन तो आई नहीं है। इस एज में क्या करते हैं, बच्चों को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर देनी चाहिए, एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए, लेकिन उस एज में क्या कर रहे हैं, वो मेंटली प्रेशर ले रहे हैं। मेंटली प्रेशर यानी कि वो अपने घर बार संभाल ले। तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर आप दिल्ली जैसे शहर में चले जाए, यहाँ पे तो बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए यहाँ पे जो लड़के या गर्ल्स या बॉयज है वो करीब करीब 23-24 के टाइम पे अराउंड में मैरिज करते हैं। बहुत कम ही होते हैं जो 18 की एज में जो है मैरिज करते हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे जो मैरिज का एज है वो थोड़ा सा अपर है। क्यों, क्योंकि यहाँ एजुकेशन है। एजुकेशन जब मिलेगा तो ऑटोमेटिकली बात है, आप क्या करोगे, आप अपनी लड़की को या लड़कों को क्या करना चाहोगे, पढ़ाना चाहोगे, उनको कुछ पहले बनाना चाहोगे, उसके बाद जाके क्या करना चाहोगे, उनकी मैरिज करना चाहोगे। यहाँ पे क्या है, अगर पहले ही मैरिज कर दिया जाए तो उनमें मेंटली प्रेशर रहेगी। साथ ही साथ जो वुमेन है, जो जिस लड़की के साथ मैरिज हो रही है वो अभी तक मेंटली स्टेबल नहीं है, और साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी की होगी तो और ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी है वो उस टाइम पे इतनी ज्यादा, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक बॉडी है, बॉडी को हमारे जो जिस एज में जो चीज चाहिए वो अगर उस टाइम पे नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अगर उससे पहले ही मिलता है तो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है एक गर्ल्स के लिए या एक बॉयज के लिए। ठीक है, और यही अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे बताया गया है, गर्ल्स वे आर नॉट मैरिड ऑफ बिफोर अटेन 18 एज। यहाँ पे ये ड्राइव चलाया गया और जिससे कि ये जो है आगे का सपना है कि इस तरह से पॉपुलेशन को भी आपके क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और साथ ही साथ जो गर्ल्स है या बॉयज है उनकी एजुकेशन में भी, क्वालिटी में भी सुधार ला सकते हो, और उनको जो नई जो हमारी जीडीपी में ग्रोथ में आगे बढ़ने की मौका है वो भी मिल सकता है। ठीक है, एक एक्सपर्ट कमेटी जो रिटायर्ड जज जिसमें रूमी पुखान, इसने असाइन किया कि जो लीगल प्रोटेक्शन है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस लॉ अगेंस्ट में पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी का मतलब होता है कि आप अगर एक शादी कर रहे हो तो एक शादी के अलावा भी आप बहुत सारी जो एक से ज्यादा जो शादियां करते हैं उसको कहते हैं पॉलीगैमी, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो। ठीक है, तो ये चीजें बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई बसेस विल बी अलॉटेड टू साइट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। देखिए 10,000 जो इलेक्ट्रिक बसेस है उसने पीएम ई बस स्कीम के तहत चलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो अलोकेशन है वो पॉपुलेशन के आधार पे किया जाएगा, यानी कि पर्टिकुलर सिटी में कितने पॉपुलेशन है उसके आधार पे क्या किया जाएगा, इन 10,000 जो इलेक्ट्रिक बस है उनको अलोकेशन जो किया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, जो इसकी गाइडलाइंस का 28 अगस्त से जो इशू कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन ने ये कहा है कि 169 जो सिटीज है वो एलिजिबल है किसके
4 ग्रुप्स में इनको बांटा गया है। सबसे पहले तो जो पॉपुलेशन ग्रुप है 15 to 20 लाख, 10 to 15 लाख और 5 लाख एंड 10 लाख और लेस देन 5 लाख, इन चारों कैटेगरी में, यानी कि 10 to 15, 15 to 20, उसके बाद 10 to 15, फिर 5 to 10 और फिर लेस देन 5। ठीक है, इन कैटेगरी में जो है इनको बांटा गया है और इनके आधार पे क्या किया जाएगा, द फर्स्ट कैटेगरी को कितने बसेस मिलेंगे, 150 बसेस मिलेंगे। सेकंड और थर्ड ग्रुपिंग को कितने मिलेंगे, 100, 100 और जो लास्ट है उसको 50 बसेस जो है मिलेगा। ये गाइडलाइंस जो है सेंटर की तरफ से आई है। ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं जो प्रपोजल है वो सितंबर 30 तक क्या किया जाएगा, अलग अलग में एरिया में सबमिट कर दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया सी द लोएस्ट अगस्त रेनफॉल इन सेंचुरी, क्या बताया जा रहा है, या इंडिया यहाँ पे क्या देख रहा है कि सबसे कम बरसात हुई है कब, अगस्त के महीने में। देखिए आप देख सकते हैं रिकॉर्ड है 2023 में 36% की जो है लेस देन जो है बरसात हुई है, और ये लास्ट बार फिर कब हुआ था, 2005 में, और उसके बाद अब 2023 में देखा जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए सबसे कम जो है वो कहीं ना कहीं 1966 के डाटा के हिसाब से दिया गया। ठीक है, लेकिन लास्ट जो देखा गया 2005। ये एक्चुअली हो किस लिए रहा है, क्लाइमेट चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लाइमेट चेंज। अगर हम क्लाइमेट चेंज को अभी भी नहीं रोके, अभी भी उस पर कंट्रोल ना करें, अभी भी उस पर रोकथाम ना लगाए, तो ये और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे और क्या बताया गया कि जो रेनफॉल है वो कहीं ना कहीं किस वजह से नहीं आ रहा है, एल नीनो के स्ट्रेंथन होने की वजह से और अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से, जैसे कि अरेबियन सी में जो मौसम है वहां ठीक ठाक ना होना। ठीक है, साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और अगस्त की रेनफॉल जो है वो कहीं ना कहीं डेफिसिट दिख रही है इस वजह से कि कहां पे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, हम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी एरिया में क्या होगा, सबसे ज्यादा देखा जाए, जैसे हिमालयन स्टेट हो गया और तमिलनाडु के पार्ट हो गया, बहुत सारी इन चीज जगह पे क्या किया है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि यहाँ पे जो है डेफिसिट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें एल नीनो कहीं ना कहीं रेफर्स करता है किसका, वार्मिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक को। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे जो मानसून है वो कहीं ना कहीं इंडिया में डेफिसिट होता है। एल नीनो, लाल नीनो जो होता है वो इफेक्टिव होता है इंडिया के लिए, लेकिन एल नीनो जो होता है वो नुकसान होता है किसके लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन देखें, कब आया था, लास्ट 2005 में, जब हमें शॉर्टफॉल देखने को मिला था कितने परसेंट, 25%। अब देखने को कितना मिल रहा है, 36%। ठीक है, अगर हम बात करें 2009 में, जब इंडिया ने ये क्या हुआ, जो सबसे बड़ी ड्रॉट देखा था हाफ ऑफ सेंचुरी के बाद, और इसमें अगस्त की जो रेनफॉल है वो 24% से कम थी। ठीक है, अगस्त की रेनफॉल की वजह से, और रेनफॉल जो है अगस्त में वो लाया गया था, जिसके वजह से जो नेशनल डेफिसिट है वो देखा गया 10% की, और रीजनल डेफिसिट 17% की ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। ठीक है, और 10% देखा गया था कहां, आपके सेंट्रल इंडिया, और 17% देखा गया था आपके सदर्न इंडिया की तरफ। ठीक है, तो यही चीज कहीं ना कहीं यहां ना दिखे, तो इस चीज पे भी नजर बनाए हुए। ठीक है, अगर हम बात करें आईएमडी की, जो जुलाई 31 को इंडिकेट किया कि अगस्त की रेनफॉल जो है वो कहीं ना कहीं बिलो है नॉर्मल से, यानी कि नॉर्मल में जितनी होनी चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसके वेदरिंग मॉडल की, ये इंडिकेट नहीं करता कि शॉर्टफॉल की वजह से शार्प होगा, जो इनकी जो बाकी चीजें वो कहीं ना कहीं एकदम से गिरेगी। ठीक है, मानसून रेनफॉल जो है सितंबर में अगर बात की जाए, लास्ट 4 ईयर मानसून की इज लाइकली टू बी 10% विंडो, जो कि 10% आगे दिखाने की बात कर रहे हैं, 16.7 सेंटीमीटर जो है यूजुअली होने वाली है। ठीक है, इस चीज की बात की जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आर्टिकल है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जया वर्मा बिकम्स द फर्स्ट वुमेन हेड रेलवे बोर्ड की। जो जया वर्मा है उनको क्या किया गया है, रेलवे की हेड बोर्ड जो है उसमें जो सबसे ऊपर की डिसीजन मेकर बॉडी होती है उसमें एक जो है इनका मेंबर बनाया गया। ठीक है, और इनको किस वजह से मिला गया, क्योंकि इन्होंने सबसे अच्छी तरह से हैंडल किए थे जो ट्रेन एक्सीडेंट था 291 पीपल की, जो अभी आपका बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसको अच्छी तरह से मैनेज किए थे, जिसमें 291 पीपल जो है डेथ किए गए थे। ठीक है, और सबसे अच्छी तरह से हैंडल करने वाली ये महिला थी, जिसके वजह से इनको अपॉइंटमेंट जो है किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें इनके करियर की, तो इन्होंने इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस जो है 1988 में ज्वाइन किया, और इन्होंने नॉर्थर्न रेलवे, सदर्न ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे जो है अलग अलग जगह पे काम किया, और वो एक रेलवे एडवाइजर के तौर पे हाई कमीशन ऑफ इंडिया ढाका बांग्लादेश में 4 साल के रूप में काम की भी। ठीक है, और जो मैत्री एक्सप्रेस है कोलकाता से ढाका के बीच में, उन्होंने अपने इस दौरान क्या किया, अपने ही दौरान में स्टार्ट किया। ठीक है, बांग्लादेश से इंडिया या इंडिया टू बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट के लिए फिल्म से बस दिमाग में रखनी है आपको। चलिए अगला है, असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन विन 2023
रेमोन मैगसेस अवार्ड। देखिए क्या बताया जा रहा है, ये कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं, ठीक है, ये क्या क्या चलाते हैं, चच्चर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ये चलाते हैं जो कि असम में है, ठीक है, और इनके बेस पे इनको क्या मिला है, इन्होंने 2023 में मैगसेस अवार्ड जो है जीत लिया है, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी अवार्ड है वो कहीं ना कहीं कैंसर ट्रीटमेंट से, जो असम के कैंसर ट्रीटमेंट है उसके वजह से यहाँ पे इनको जो है अवार्ड जो है दिया गया है, ठीक है। अब इनकी जो अगर बात करें, इन्होंने रामसेस मैगसेस अवार्ड की जो फाउंडेशन है, फाउंडर है, फाउंडेशन से उन्होंने कहा कि डॉक्टर कन्नन जो है लीडरशिप है किसके, CCHRC के, ठीक है, जो कि फुल फ्लेज कॉम्प्रहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल बन चुकी है, जिसमें बहुत सारी यानी कि 28 डिपार्टमेंट जो है अभी भी रिसेंटली काम कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल है वो पुअर इनिशिएटिव लेता है, जैसे कि फ्री ट्रीटमेंट, फूड वगैरह, फ्री फूड, लॉजिंग वगैरह इस तरह की जो है वो देता है, और साथ ही साथ एडहॉक एम्प्लॉयमेंट ऑफ केयर गिवर भी देता है, जिसके वजह से जो होम केयर प्रोग्राम है इनकी पेशेंट की जो ठीक तरीके से चलती है, और जो दूर दूर से लोग क्या करते हैं यहाँ इनके हॉस्पिटल में ट्रेवल करके आते हैं, जिसके वजह से क्योंकि इनकी कॉस्ट जो होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर हॉस्पिटल टीम मेंबर्स की बात करें, वो भी बहुत दूर दूर से अपने जो है ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, उनकी फैमिली वगैरह भी इस तरह से ट्रेवल करती है, और इनका कहना है कि इनका जो पेशेंट से जो कंप्लायंस रेट है, वो ट्रीटमेंट है, वो रोज होती है कितनी, 28% से 78% तक जो है इनकी हो जाती है। अगर हम बात करें सब्सिडी के हिसाब से, इनको फ्री और सब्सिडी कैंसर ट्रीटमेंट जो है दी जाती है, लगभग 5000 जो न्यू पेशेंट्स है वो एनुअली उनको प्रोवाइड की जाती है, और अप्रोक्सीमेटली 20,000 जो पुअर पेशेंट्स है उनको ट्रीटमेंट की जाती है, फॉलोअप की जाती है, और साइटेशन जो है वो देखी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके बारे में बताई जा रही है, और इन्होंने डॉक्टर कन्नन जो कि रेसिपिएंट है पद्मश्री अवार्ड के, ठीक है, ये भी बताया जा रहा है कि ये पद्मश्री जो अवार्ड है वो भी इन्होंने जीत चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चंद्रयान प्रोब फाइंड स्पार्स प्लाज्मा ऑन मून, क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे चंद्रयान 3 की बात की जा रही है। इनकी जो लैंडर है, जो विक्रम है, उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया है, पहली जो एक एरिया की जो मेजरमेंट है उसको कंप्लीट कर लिया है, इन सितु मेजरमेंट, मैंने मतलब उसी जगह पे ही मेजरमेंट जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सरफेस लूनर प्लाज्मा इन्वायरमेंट है, जो कि कहाँ पे किया है, साउथ पोल रीजन में, और इसमें जो है द रेडियो एनाटॉमी जो मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एटमोस्फीयर स्पीयर लैंगमुइर प्रोब जो है लगा था, जिसको आफ्टर अमेरिकन केमिस्ट के द्वारा, जो केमिस्ट के नाम पे रखा गया था, और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है केमिस्ट्री में, ठीक है, इनके नाम पे इसको रखा गया क्योंकि इन्होंने प्लाज्मा की खोज की थी, इस वजह से, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे प्लाज्मा के। अगर हम बात करें जो इनिशिएटिव है, असेसमेंट है, इंडिकेटर है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है जो लूनर सरफेस है वो रिलेटिवली स्पार्स है, मतलब फैला हुआ है अलग अलग तरह से, और यहाँ पे डेंसिटी का रेंज जो है अप्रोक्सीमेटली 5 to 30 मिलियन जो है इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर जो है बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इवेल्युएट किया गया स्पेसिफिकली कहाँ, कब, अर्ली स्टेज ऑफ लूनर डे टाइम के टाइम जो प्रोब है वो ऑपरेट कर रहा है, कहाँ पे, इंटरप्शन, विदाउट इंटरप्शन, एमिंग, एक्सप्लोर चेंज अकर्स राइजिंग नियर सरफेस ऑफ प्लाज्मा इन्वायरमेंट की तरफ ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ऐसा इसरो के रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं अपने एडिटोरियल की। एडिटोरियल में क्या क्या खास है, आपकी एक मैपिंग टाइप जिसमें इंडिया और चाइना की रिलेशंस को यहाँ बता रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक आपकी यूसीसी कोड जो कि चाइल्ड राइट्स को बताते हैं उसके बारे में। देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक वीक के बाद क्या होने वाला है, आपके जैसे पता है G20 की मीटिंग होने वाली है, ठीक है, और वहां पे ये बताया जा रहा है जो चाइनीज प्रेसिडेंट है और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साथ फिर से कन्वर्सेशन, पहली बार कन्वर्सेशन करने वाले, और इंडिया और चाइना की जो अपेयरेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे जो रिलेशन है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश जो है करेंगे। यहाँ पे इस चीज की बात की जा रही है। रिलेशन जो है इस वीक में एक अलग ही मोड ले चुका है, क्योंकि अभी रिसेंटली में क्या हुआ है, चाइना ने एक इशू किया है एक नई मैप को, जिसमें ये दिखाया है कि जो अलग अलग एरिया है, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं चाइना इसका कब्जा है, यानी कि चाइना जो है पूरी जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न में जो अरुणाचल प्रदेश है वो अपने अंडर में ले लिया है, और वहीं पे अगर बात करें आपके क्या नाम है, जिनजियांग प्रोविंस तो चाइना के अंडर में था ही, और साथ ही साथ उन्होंने उसके आड़ में उन्होंने अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, साउथ चाइना सी, चाइनीज टेरिटरी, और इन सब चीजों को कहीं ना कहीं इंडिया, मलेशिया और फिलीपींस के जो एरिया है उनको कहीं ना कहीं अपने अंडर में लिया है, इस तरह की मैप जो है दिखाया है, और जिसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं G20 में पड़ने वाला है। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो चाइनीज मिनिस्टर है वो इंडिया में आ सके, ऐसा कोई कंफर्म अभी तक नहीं आया फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होगी
जब पहले की अगर बात करें, बहुत पहले की, तो 1980s के टाइम पे कहीं ना कहीं दोबारा से नॉर्मलाइज हुई थी, क्योंकि 1963 में जो है आपके चाइना के साथ लड़ा गया था, जिसमें अक्साई चीन जो है चाइनीज के पास चला गया था। उसके बाद से देखा जाए तो स्टैंड अप जो है आपकी जून 2020 से स्टार्ट हो रही है, और अभी कहीं ना कहीं इस चीज को चलते हुए आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है इसके बारे में। G20 में भी अगर कोई सॉल्यूशन निकला तो एक रिलेशन जो है इनको रिपेयर करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो मैप ये लेके गए कि कोई भी नई टेरिटरी का क्लेम यहाँ पे नहीं किया गया है, या कोई भी बॉर्डर जो है यहाँ डिपिक्ट नहीं किया है। जो पहले चाइनीज मैप में दिखाया जाता है वो इस बार नहीं दिखाया गया। यहाँ पे वही सारी पुरानी चीजों को कहीं ना कहीं दिखाया गया है, और लाइव टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो कि फर्दर कंप्लायंस करता है उनको, ठीक है, इन सब चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया ने 2019 में इशू किया था नई मैप को, जिसमें कि इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन किया था जम्मू कश्मीर का, और क्रिएशन किया था एक नई यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, और बीजिंग ने इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था और इनिशिएटिव किया था डिस्कशन करने की कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बात कीजिए कि इस तरह की जो मैप है वो इंडिया जो है चेंज नहीं कर सकता, अपनी एक्सटर्नल बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेरिटरी जो है वो चाइना क्लेम करता है। ठीक है, इसी को ऑब्जर्व करते हुए चाइना ने अपनी इंक्रीजिव एग्रेसिव दिखाया था, और जिसके वजह से मोबिलाइजेशन हुए थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के टाइम पे। ठीक है, और ऑनगोइंग क्राइसिस हुआ था, और प्लंग रिलेशनशिप लो लेवल, और जिसके वजह से यहाँ पे जो इंडिया है वो क्लेम करता है कि अक्साई चीन जो है वो इन 2019 से कि वो हमारा पार्ट है, इस चीज को भी दिखाता है। अगर हम बात करें, यही अप डाउन हिस्ट्री कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में चल रही है, और इसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं इस समिट में पड़ने वाला है, वो चीज दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पे दो लीडर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो हाई लेवल इंटरवेंशन के साथ साथ इस चीज को क्या कर सके, इस चीज को रिपेयर कर सके, जो अपनी रिलेशन है उसको रिपेयर कर सके, और प्लस जो अभी के केस में 2017 की बात करें, ब्रिक्स समिट के बाद डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, और यहाँ पे बात की जा रही है जो मिस्टर सिंह है वो विजिट करने वाले न्यू दिल्ली में नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इस तरह की जो G20 की मीटिंग होने वाली है उसमें इनका इंपॉर्टेंस जो है काफी रहने वाला है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके रिलेशन को और अच्छी तरह से बना सकते हैं और रिबिल्ड कर सकते हैं, इनके ट्रस्ट को, फाउंडेशन को म्यूचुअल सेंसिटिव कर सकते हैं, और जिससे कि चाइना का जो एग्रेसिव जो अभी तक बना हुआ है वो उसको कहीं ना कहीं कूल आउट करने की यहाँ पे बात जो है चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला आर्टिकल, अ प्रोग्रेसिव यूसीसी मस्ट प्रोटेक्ट द चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ आर्टिकल को समझना यहाँ जरूरी है। देखिए क्या बताया जाए, जब गवर्नमेंट ने ये बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, तो यहाँ एक स्पेशल सेशन अटेंड करने की बात की गई 18 और 22 सितंबर 2023 की। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके ऊपर सोचने की बात की गई कि पॉलीगैमी और डाइवर्स के ऊपर या इसके अदर हिस्सों के ऊपर सोचने की बात भी जरूरी है। यूसीसी को सिर्फ हम लोग ये नहीं देख सकते कि चेंज कर सकते हैं, हम लोग नहीं सोच कंफर्म कर सकते कि ये जो है चेंजिंग ला सकता है जो रूल ऑफ फादर है, बीइंग नेचुरल गार्जियन की तरह। मतलब आपकी घर में किसकी चलती है, फादर की। ठीक है, फादर की हो, मदर की हो, इनकी चलती है। लेकिन ये यूसीसी कोड ऐसा दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है कि ये फादर को चेंज करते हुए, रिप्लेस करते हुए किसी और जो है चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट राइट देने से मना करता है बायोलॉजिकल पेरेंट्स को और साथ ही साथ एडॉप्टिव पेरेंट्स को। ठीक है, ये चीज बताया जा रहा है, और यहाँ ये बियॉन्ड जा रहा है किसके, कि इन वोकल टर्म्स के, जैसे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, यानी कि हम बात करते हैं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड कौन दे सकता है, नेचुरल मदर दे सकते हैं या आपके एडॉप्टिव मदर फादर दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं, ये चीज की ऊपर बात चलती है। अगर हम गार्जियन एंड वर्ड एक्ट 1890 की बात करें, यहाँ क्या बात करता है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड की क्या होनी चाहिए, वेलफेयर जो होनी चाहिए वो पहली कंसिडरेशन होनी चाहिए अगर उसको कस्टडी में लिया जा रहा है, कोई भी चाइल्ड को कस्टडी में लिया जा रहा है। सेक्शन 6 इसका क्या कहता है, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 क्या कहता है कि फादर जो है नेचुरल गार्जियन है। ठीक है, उसके बाद कौन है, मदर है। लेकिन मदर वुड बी ऑर्डिनरली हैव कस्टडी टिल चाइल्ड अटेन 5 ईयर। मतलब मदर जो है वो 5 साल तक तो रखना ही रखना है, 5 साल तक बिल्कुल ऑर्डिनरी है कि 5 साल तक मदर की जो कस्टडी है वो किसकी होनी चाहिए, मदर की होनी चाहिए। जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी कस्टडी को सकता है यदि वो हिंदू धर्म को सीज कर दे, यानी कि हिंदू से वो हट जाए तो उसकी कस्टडी क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है। यहाँ पे गीता हरिहरम में क्या बताया गया 1990 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो एक्सप्रेशन है आफ्टर हिम, उसके बाद, ये जरूरी नहीं है कि आफ्टर लाइफ टाइम, यानी कि देखिए
ऑफ द फादर बट इंस्टेड ऑफ एब्सेंस ऑफ। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आफ्टर ऑफ, यानी कि अगर मान लीजिए दो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उनमें से एक की डेथ हो गई, तो ये नहीं कि आफ्टर हिम डज नॉट नेसेसरी मीन्स आफ्टर लाइफ टाइम, कि उसके बाद वो ही देखेंगे। मतलब मदर की डेथ होगी तो पूरी टाइम फादर ही देख सकते हैं, अगर वो नहीं चाहे तो नहीं देख सकते। या फिर अगर हिंदू धर्म से वो चेंज कर लेते और एडॉप्टिव फादर है और वो हिंदू धर्म से कंसिडर होके उन्होंने क्या किया है, एडॉप्ट किया है किसी चाइल्ड को, और फिर वो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में अडॉप्ट हो रहे, ये जरूरी नहीं है कि वो उसके बाद भी देखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आफ्टर हिम का मतलब है भाई बच्चा रहना चाहता है तो ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए एक ए बच्चा है, वो हिंदू धर्म से और उसके पेरेंट्स जो है वो भी हिंदू धर्म से, ठीक है, और उन्होंने इसको एडॉप्ट किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस धर्म को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बन गया। सपोज कीजिए क्रिश्चियन बन गया, तो ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। अगर उनको इंटरेस्ट में लग रहा है, उसके अच्छे इंटरेस्ट में लग रहा है तो वो रह सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाइल्ड की कस्टडी और बायोलॉजिकल लिंक यहाँ पे बताया जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो कस्टडी है वो इस्लाम लॉ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया बताया जा रहा है कि राइट्स ऑफ चाइल्ड नॉट पेरेंट्स। यहाँ पे इस्लाम लॉ क्या बात करता है, राइट्स ऑफ चाइल्ड की, ना कि पेरेंट्स की बात करता है, ठीक है। जो कस्टडी है वो पेरेंट्स की बात नहीं करता है, यहाँ पे कस्टडी जो है वो राइट्स ऑफ चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड को राइट्स मिल रहा है या नहीं। वास्तव में अगर देखा जाए जो फादर है वो 6 नंबर पे आता है राइट्स में। कैसे, सबसे पहले राइट्स किसको मिलेगी, मदर को, अगर मदर नहीं है तो मदर्स की मदर को, अगर उसके बाद भी नहीं है तो पैटर्नल ग्रैंड मदर, उसके बाद सिस्टर, मैटरनल एंड, पेरेंटल एंड, उसके बाद अगर देखा जाए तो फादर का नंबर आता है। वहीं पे अगर हनाफी स्कूल की बात की जाए, मदर को डज नॉट लूज, मदर अपनी कस्टडी तो लूज ही नहीं कर सकती अगर वो इस्लाम को छोड़ देती है तो, ठीक है ना। इस्लाम लॉ के हिसाब से जो कस्टडी है वो किसको दी जाती है, मदर को। कब तक, जब तक 7 ईयर ना पहुंचे, और अगर डॉटर है तो वो 17 साल की ना पहुंचे, हनाफी स्कूल के हिसाब से। और सहाफी और हनबली स्कूल के हिसाब से ये क्या कहती है कि जो मदर है वो कहीं ना कहीं कस्टडी जो है वो शादी तक होनी चाहिए। और मलिकी स्कूल क्या कहता है, जो मदर की कस्टडी है वो कहीं ना कहीं मेल चाइल्ड की, इवन मेल चाइल्ड की कहां तक, पुबर्टी की, और फीमेल चाइल्ड की उसके मैरिज तक की। यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइल्ड की राइट्स की बात की जा रही है, ना कि पेरेंट्स की, ठीक है। मतलब यहाँ पे चाइल्ड को पहले प्रेफरेंस जो है दी जा रही है। अगर वहीं हम कंसीडर करें कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं इन चीजों में आती है, जैसे कि क्लेम करने में फादर और मदर को, जैसे कि द क्लेम्स ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स आफ्टर एडॉप्टेशन, जो क्लेम है बायोलॉजिकल पेरेंट्स की एडॉप्टेशन के बाद, और एक एक्यूज रेप बायोलॉजिकल फादर की, इस तरह की क्लेम करने में, मतलब जो फादर है वो रेप कर चुके हैं पहले से ही और उनको एक नेचुरल फादर के रूप में, बायोलॉजिकल फादर के रूप में देखा जा रहा है, तो ये भी थोड़ा सा कंसर्न की बात है। इंडिया की कोर्ट कहीं ना कहीं इस तरह की इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं अब क्लेम कर रही है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स आर द प्रेफरेंस टू एडॉप्टिव पेरेंट्स विदाउट ड्यू टू कंसिडरेशन ऑफ द बेस्ट, यानी कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनको प्रेफरेंस दे रही है उनके बदले में, किनके, जो एडॉप्टिव कर रहे हैं उनको इतना प्रेफरेंस नहीं दे रही है जितने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दे रही है। और क्यों, क्योंकि ये उनके बेस्ट में माना जाता है, उनके हिसाब से ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड है, ठीक है, कोर्ट के हिसाब से। अगर हम बात करें जुलाई 26, 2023 में 2 वुमेन जज जो है, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की, उन्होंने ऑर्डर दिया जो कस्टडी है चाइल्ड की, जो पहले से एडॉप्टेड किया गया है, वो किसको दिया जाए, बायोलॉजिकल फादर को दिया जाए। क्यों, और फिर भी अगर बायोलॉजी को दिया गया ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो बायोलॉजिकल फादर है ये एक्यूज्ड है रेप केस में, यानी कि वो पहले से ही रेप केस में एक्यूज्ड है, और फिर भी उस बच्चे को जो है दिया जा रहा है, मतलब एडॉप्टिव से हटा के उनको बायोलॉजिकल फादर से। वहीं पे अगर हम बात करें अक्टूबर 2022 में एक 17 साल की ओल्ड बायोलॉजिकल मदर को रियलाइज किया कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसने क्या किया, वहीं से ही वो उसके साथ भाग गई और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, लड़के को जन्म दिया नवंबर 26, 2023, बेस्ड ऑन कंप्लेन ऑफ माइनर मदर्स फादर, यानी कि जो ये माइनर मदर थी उसके फादर ने क्या किया, कंप्लेन किया और ये एलिग लगाया कि रेप हुआ है, बहुत सारे क्राइम हुआ है और इसको कहीं ना कहीं सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2023 यानी पॉक्सो एक्ट के थ्रू इनको रजिस्टर किया जाए। जो बायोलॉजिकल फादर को अरेस्ट किया गया लेकिन उसको ग्रांट मिल गया बाद में, ठीक है ना। तो ये आरोप लगने के बाद भी मदर और चाइल्ड को कहीं ना कहीं वेयर सेंट टू होम इन मुंबई, घर भेज दिए गए मुंबई में,
वहीं इन 2023 की बात 22 की बात करें, एक बायोलॉजिकल मदर को यह पता चला कि मैरिड टू अनदर पर्सन एंड लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड सरेंडर द बॉय ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। देखिए क्या था, 2022 की केस थी जिसमें ये बताया गया जो बायोलॉजिकल मदर है उन्होंने शादी किया एक पर्सन से और उनका इंटरेस्ट था कि जो है वो अपने बच्चों को जन्म दे, और उन्होंने क्या किया, जो पहले से एक बच्चा था उसको क्या किया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जो है एडॉप्टेशन के लिए छोड़ दिया। जो चाइल्ड है वो सेक्शन 38(3) के तहत, जुवेनाइल एक्ट के तहत, कि अनवांटेड चाइल्ड जो है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो डिक्लेयर कर सकते हैं इसको फ्री, और इसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, जो CWC है यानी कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो क्या कर सकती है, इनको एडॉप्ट कर सकती है। यानी कि अब अगर चाइल्ड जो है अनवांटेड है तो उसके थ्रू वो बच्चे को फेंक नहीं सकती, वो क्या कर सकती है, आपके CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दे सकती है। वहां पे वो क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से फ्री और एडॉप्टेशन कर सकते हैं। और ये हैंडओवर जो हुआ था एडॉप्टिव पेरेंट्स को कब हुआ था, 3 जनवरी 2023 को, यानी कि वो बच्चा 3 जनवरी 2023 को एडॉप्टेड भी कर लिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे ऑन बायोलॉजिकल फादर ने फिर क्या किया, हेबियस कॉर्पस डाला पिटीशन में, और यहाँ पे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि एडॉप्टेशन की प्रोसीड को, यानी कि दो बायोलॉजिकल मदर और फादर है, पेरेंट्स है, उन्होंने अपने बच्चे को लेके वो कह रहे हैं ये अनवांटेड है और उन्होंने जाके उसको CWS में जमा कर दिया, मतलब उसको एक प्रॉपर्टी की तरह दे दिया। ठीक है, और उसके बाद जब वो एडॉप्टेड हुआ जनवरी 3, 2023 में, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल फादर ने क्या किया, हेबियस कॉर्पस पिटीशन डाल दिया, और वहां पे हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, स्टे कर दिया इसके प्रोसीडिंग को, और जिसके वजह से जो सबसे ज्यादा ट्रॉमा हुआ चाइल्ड और उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स को हुआ। यहाँ जो चाइल्ड है उसको कहीं ना कहीं शेल्टर होम में वापस लाया गया, और जुलाई में देखा गया जो CWC ने रिजेक्ट कर दिया जो बायोलॉजिकल फादर के एप्लीकेशन को, क्योंकि वो उसकी कस्टडी लेना चाहता था। ग्राउंड दैट बायोलॉजिकल फादर कैन नॉट बी टेक एडवांटेज हिज ओन क्राइम एंड गिविंग कस्टडी टू हिम नॉट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। उन्होंने ये भी दर्ज कराया कि जो बायोलॉजिकल फादर है वो बहुत सारे क्राइम कर चुका है और उसके बेस पे ये अच्छे नहीं होगा एक बच्चे के इंटरेस्ट के लिए। लेकिन ऑन जुलाई 26 हाई कोर्ट ने हैंडओवर किया कस्टडी किसके, बायोलॉजिकल फादर की, क्योंकि बायोलॉजिकल मदर की हियरिंग के बिना, विदाउट हियरिंग ऑफ बायोलॉजिकल मदर। जो ये एलिग लगाया गया, लव स्टोरी का लगाया गया, जिसमें कि वर्जन ऑफ फादर एंड नॉट द मदर, यानी कि फादर के ऊपर एलिग लगाया गया ना कि मदर के ऊपर, अंडर सेक्शन 164 पे। और ये कहा गया शी वॉज कोर्स गो विथ हिम एंड दैट सेक्सुअल रिलेशनशिप इज नॉट कंसेक्सुअल, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप वो कंसेक्सुअल नहीं था। अनफॉर्चुनेटली क्या किया गया, जो बेस्ट इंटरेस्ट है चाइल्ड का वो यहाँ पे भी नॉर बायोलॉजिकल मदर के इमोशन पे नहीं दिया गया। ठीक है, द मदर वॉज अपोज टू गिविंग चाइल्ड टू बायोलॉजिकल फादर, जबकि मदर अपोज करती रही कि वो जो बच्चा है वो बायोलॉजिकल फादर को ना दिया जाए। जो रिक्वायरमेंट कंसेंट है वो रेपिस्ट फादर इन सच एडॉप्टेशन सेट रॉन्ग प्रेसिडेंट, यहाँ कहीं ना कहीं एक रॉन्ग प्रेसिडेंट जो है बन रहा है। एक केस हुआ एडॉप्टेशन का नसरीन बेगम, जिसमें एक 2 जज बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक कस्टडी जो है गर्ल्स चाइल्ड की किसको दी, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, इन प्रेफरेंस टू द राइट्स ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स, यानी कि एडॉप्टिव पेरेंट्स के अलावा उन्होंने किसको दी, बायोलॉजिकल। जो ये बात की जा रही है, देखिए फिर से मैं समझाता हूँ, 2 जज की जो बेंच थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने कस्टडी जो एक गर्ल्स की जो एक बायोलॉजिकल फादर से लेके किसको दी, एडॉप्टिव पेरेंट्स को दी। और यहाँ पे एक नोटरी डीड बनाया गया कि 3 मंथ की जो है चाइल्ड है, एडॉप्टेड है, जो 3 मंथ ओल्ड की है चाइल्ड, जो फैमिली कोर्ट ने उसने क्या किया, इसका जांच पड़ताल किया चाइल्ड का, अब वो 6 ईयर की है, उसकी बेस्ट इंटरेस्ट चाइल्ड की देखा जाए तो डिसाइड फेवर एडॉप्टिव पेरेंट्स के हिसाब से जा रहा है, मतलब जो उन्होंने एडॉप्ट किए उसके हिसाब से फेवर किया जा रहा है। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो एसेट कर रहे हैं कि मियर कस्टडी फॉर सम टाइम गिवन वाज एडॉप्टिव पेरेंट्स, मतलब उसको कस्टडी दी जाए, किसको, बायोलॉजिकल पेरेंट्स को। क्या डज नॉट सेक्शन 222 सब क्लोज 2 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्रोवाइड दैट एडॉप्टेशन कंप्लीटली सीवियर द टाइज, यानी कि एडॉप्टेशन पूरी तरह से नुकसानदायक होती है टाइज से जब बायोलॉजिकल पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच की बात हो तो। क्यों कोई भी पेरेंट्स जो है वो अपनी बच्चों को 3 साल के बच्चों को छोड़ सकता है दूसरी कंट्री में बिना चाइल्ड के एडॉप्टेशन किए हुए, वो तो डीड पे ही किए ना, सिर्फ एडॉप्टेशन का प्रोसेस तो फॉर्मुलेट नहीं किए ना। जो फैमिली कोर्ट है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से कंक्लूड किए, चिल्ड्रन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज चैटल एंड प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ जो फैमिली कोर्ट है इसने ये बताया कि जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी थोड़ी ना है बायोलॉजिकल पेरेंट्स की,
कि वो इधर से लेके उधर पहुंचाए, उधर से फिर इधर लेके आ रहे, तो ये चीज देखने की बात है। तो यहाँ पे उन्होंने जो एडॉप्टिव पेरेंट्स है वो गिव हर ऑल द लव्स, सभी तरह की प्यार दे रहे हैं, सभी तरह की केयर दे रहे हैं, अगर 6 साल तक की अगर देखा जाए तो। हाई कोर्ट कहीं ना कहीं ओवरलुक किया फैक्ट को, और बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैड स्पेंड समर वेकेशन एवरी ईयर 2014 टू 18, और उन्होंने 2014 से लेकर 18 तक जो है बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो है उसके समर वेकेशन के साथ हर साल जो है उसके साथ बिता सकते हैं। साथ ही विद द चाइल्ड एंड एलिगेशन ऑफ डिनाइल विजिटेशन ऑफ देम विल नॉट मेड आउट द फैक्ट, और जो आना जाना है मतलब कि हर साल तो आ सकता है, लेकिन बीच में अगर आना जाना हो तो इस तरह के कोई फैक्ट जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। इनफैक्ट जो एडेप्टेशन डीड है वो ये कंटेन नहीं करता है कि कोई विजिटेशन राइट्स जो है बायोलॉजिकल पेरेंट्स को मिले। ठीक है, जो ट्रॉमा है कहीं ना कहीं एक बच्चे के अंदर भी आता है, एक अडॉप्टिव चाइल्ड के अंदर भी आता है, जो कि बहुत इसको कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो कंसिडर नहीं कर रही है, और ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन बनती जा रही है। कोर्ट ने अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंस जो है राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में जानने की दिया है, नो हर रियल आइडेंटिटी, द रियल ऑफ हर बायोलॉजिकल पेरेंट्स टू हर कस्टडी। कोर्ट मूव इन प्रीमाइसेस दैट देयर इज ए नो लीगल एडॉप्टेशन, देयरफॉर एडॉप्टेशन पेरेंट्स हैव नो राइट्स टू चाइल्ड। देखिए, एडॉप्टेशन पेरेंट्स के पास कोई ऐसी राइट नहीं है कि वो चाइल्ड को किस तरीके से एडॉप्ट कर सके, कोई लीगल एडॉप्टेशन नहीं है। वहीं पे अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें, इफ्तिकार 2021 के केस के इग्नोर किया था, जो फैक्ट है एडॉप्टेशन वाज नॉट वैलिड टर्म्स ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से कोई वैलिड नहीं है एडॉप्टेशन की। जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोर्ट इन द इंटरेस्ट द चाइल्ड हैज रिफ्यूज्ड गेव कस्टडी बायोलॉजिकल पेरेंट्स, एडॉप्टिव पेरेंट्स वाज गिवन 5 day old child. It was only because they care that child recovery from jaundice, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बच्चे को 5 दिन में ही जॉन्डिस से रिकवरी कर दिया था, तो इन्होंने क्या किया, बायोलॉजिकल पेरेंट्स को जो है प्रोवाइड कर दिया, गिव कस्टडी टू द बायोलॉजिकल पेरेंट्स एज एडॉप्टिव पेरेंट्स, मतलब एडॉप्टिव पेरेंट्स को मना कर दिया। सोचिए, तो इसीलिए यूसीसी जो हो सकती है एक प्रोग्रेसिव स्टेप हो सकती है, जो कि ओवर एम्फेसाइज नहीं करेगा बायोलॉजिकल टाइज को, और कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा जो इनके राइट्स है एडॉप्टिव पेरेंट्स के, उनके राइट्स को, और यहाँ कहीं ना कहीं मैट्रिमोनियल बॉन्ड को पेरेंट्स और के बीच के भी मैट्रिमोनियल बॉन्ड्स को भी क्या करेगा, जो अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, और गार्जियन प्रोवाइड करेगा, जिससे सिंगल पेरेंट्स, सरोगेटी पेरेंट्स और क्वेयर पेरेंट्स को भी एक गार्जियनशिप जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, और लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।